अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई कौमी सलामती, लॉ एंड ऑर्डर, इकॉनमी से बड़ा मसला बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बाजिद है, जब तक बानी पीटीआई रहा नहीं होते, जेल से बाहर नहीं आते, तो इस तरह के कौमी मामलात पर रियासत से, हुकूमत से किसी किस्म की ताउन करने का इरादा नहीं रखती। ताउन इस तरह का नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं रियासत भी हार्ड स्टेट बनने का आज़म कर चुकी है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर अब नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत के कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई को मशवरा दे रहे हैं, जो माजी में भी देते रहे हैं, कि 9 मई वाक़यात पर सदके दिल से माफ़ी मांग लें, रिहाई भी हो जाएगी, मामला आगे भी बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईद के बाद एक तरफ तो अपोजिशन जमातें एहतजाज का इरादा रखती हैं, अलायंस बनाने की कोशिश कर रही हैं, हुकूमत भी APC बुलाने का इरादा रखती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर बैठे हो, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और जरदारी साहब हो, बल्कि इमरान खान भी इसके अंदर शमूलियत होगी, तो तभी इससे कुछ सैर हासिल चीज़ें सामने आ सकेंगी। इस पर हुकूमत की जांच में कुछ तजावीज़ सामने आई हैं कि शायद बानी पीटीआई को ईद के बाद होने वाली APC में वीडियो लिंक के जरिए शामिल कराया जा सकता है। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हुकूमत की इस ऑफर को कबूल करेगी और क्या भी अपनी इस ऑफर पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कुछ कर पाएगी, क्योंकि माजी में हुकूमत कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हवाले से वादे कर चुकी है बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने के मामला, तो लेकिन उस मुलाकात कराने में हुकूमत नाकाम दिखाई देगी। साथ साथ हम इकॉनमी की बात करेंगे, चीनी के प्राइस हैं, वफाकी कबीना, अशराफिया, आपकी तनख्वाह, इस तरह के मामला को देख रही है, लेकिन एक आम आदमी के हवाले से जो चीज़ें हैं उस पर किसी किस्म की बात नहीं हो रही। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहसानी साहब, वफाकी वज़ीर ममलिकत हैं, मियां अली सरफराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी। कोहसानी साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। CM जो KPK हैं खासे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर TTP के साथ। क्या ये मामला इतना आसान है? माजी में भी खासी इंगेजमेंट रही, उनके साथ इंगेज किया गया, वो सवात के मामला हो, वज़ीरिस्तान हो, तो अब वो दोबारा उसी तरह की चीज़ें बात कर रहे हैं कि माजी में कुछ से कह लें कि कुछ बेनिफिट्स मिले नहीं रियासत को। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं समझता हूँ ये इख्तियार जो है किसी सूबाई वज़ीर आला का नहीं है कि वो जो किसी इस किस्म की कोई गुफ्तगू का टास्क हो उसके पास। हाँ, उसके पास ये टास्क ज़रूर है कि वो अपने सूबे में अमन अमान के लिए इक़दाम करे, दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे, जो वफाक का या जो सूबे के दरमियान जो इस मामलात पे जो है उसमें इत्तफ़ाक़ राय हो, ये वो कर सकते हैं। मगर ये रियासत की पॉलिसी होती है और वज़ीर-ए-आज़म और पूरी उसकी काबिना और रियासती इदारों का एक जिस तरह ये इजलास भी हुआ, मगर ज़ाहिर वज़ीर आला इजलास के अंदर करते हैं, इजलास से बाहर निकल कर कुछ और बात करते हैं। तो हम सबको एक पेज पे इसमें आना पड़ेगा कि दहशत गर्दी किसी एक सूबे का या वफाक का मसला नहीं है, ये तमाम कौम का मसला है, तमाम स्टेक होल्डर का, वफाक सूबों को मिलकर इस दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए, और जो हमारी अफवाज इसमें इनको दहशत गर्दों को नाकाम भी बना रही है और अपनी कुर्बानियाँ दे रही है। हमारे जो शोधा है, नौजवान जो शहादतें दे रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए, तो ये जो दहशत गर्दी है इस पर एक वाज़ेह पॉलिसी है कि को ताकत से ख़त्म किया जाएगा, उनको ताकत से निपटा जाएगा, और जो फ़ैसले होते हैं जिन फॉर्मों पे, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की कोई भी बात करना के लेकिन माजी में भी ताकत का इस्तेमाल किया गया ना रियासत की जानिब से। दोनों चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं की। जो मुज़ाकरात हुए सूफी मोहम्मद और दीगर मामलात हों, उन्होंने भी उस तरह वर्क नहीं किया। फिर ऑपरेशन हुआ, ठीक है, सवात में उस टाइम तक कुछ टाइम बिंग मामला बेहतर हुए, लेकिन दोबारा से चीज़ें उसी तरह उठना शुरू हो गई हैं। तो मिल के कोई इस तरह की पॉलिसी, सूबे वफाक मिल के कोई पॉलिसी बनाए ना, इस तरह बयानबाजी ये चीज़ों को ख़राब नहीं कर रहे। देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि 2014 में जो नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो ज़रब-ए-अज़ब या नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, उसका आगाज़ किया गया ऑपरेशन का। उस वक्त कौमी यकजहती को मतलब सबको बिठाया गया एक साथ, बशमूल PTI के सरबराह, वो भी वहाँ बैठे थे और उससे नतायज मिले हैं।
तो एक कौम होकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो दहशतगर्दी पहले भी हमने ख़त्म की है, आइंदा भी इसको हम ख़त्म करेंगे। तो बात यह है कि मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो लोग कातिल हो, कत्ले आम करें, शनाख्त की बुनियाद पर लोगों को गाड़ियों से उतार के मारें, आपके शहरियों को मारें फ़िरके की बुनियाद पे, उससे बात कैसे हो सकती है? बात उससे होती है जो सरेंडर करता है। सरेंडर करने वाले से बात हो सकती है, मगर जो शख्स आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, पाकिस्तान के शहरियों की जो है उन पर हमले करे, फोर्सेस पे हमले करे, उससे बातचीत नहीं होती है। उससे ताकत से पहले भी ख़त्म किया है हमारी इदारों ने, अब भी हम इनको इंशाल्लाह इस दहशतगर्दी के जिन को बोतल में ज़रूर बंद करेंगे। ठीक हो गया। मियां अली सरफराज साहब, कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी कहा कि अब हार्ड स्टेट बन गए हैं, टॉलरेट नहीं करेगी स्टेट जो है किसी किस्म के मामले पर। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत दोबारा मुज़ाकरात की बात कर रही है, तो मिलकर पॉलिसी बनना बेहतर ना होता कि सोलो फ्लाइट्स दोनों जानिब, और कहते हैं कि इजलास में कुछ और बातें होती हैं, बाहर आकर सीएम दूसरी किस्म की बातें कर रहे होते हैं। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो। आदिल साहब, मसला जो है ना हमारे मुल्क में, वो आई एग्री 100% कि हमें अभी दहशतगर्दी को काउंटर करने की जरूरत तो है। इंडिया, अफगानिस्तान, दोनों तरफ से पूरा रोल प्ले किया जा रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। लेकिन हमारी यहाँ की लेकिन जो भी हमारी नेशनल पॉलिसी है या कंसेंसस बिल्डिंग है, उसमें गवर्नमेंट्स की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबको इकट्ठा करना और मामला। और हमने तो बारहा हमारे पे, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से हमारे पे बिला वजह के एक अटैक हो रहा है जी, इन्होंने कंडेम नहीं किया। हम तो अटैक्स को भी कंडेम कर रहे हैं, हम तो बल्कि पीट रहे थे कि इकट्ठे बैठो, और हम चाहते थे कि हम इकट्ठे बैठ के सारी जमातें इसका कोई ना कोई हल निकाल लें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई। और इस वक्त भी वो लेकिन भैया साहब, जो जिस तरह के मामलात हैं, आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया की वहाँ एक नेक्सस उनके उसकी बात कर रहे हैं, नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के मामलात में गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं ना करना, अपोजिशन पार्टी आपका भी किरदार है, बड़ा मामला है, इस पे बैठ जाए, इस पे सियासत ना करें। बैठ जाए नहीं, इस पे हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। देखिए, असल में लोग पागल नहीं है इस मुल्क के, जो ये गवर्नमेंट तमाशा लगाए बैठी है ना। अब कई इश्यूज है, 1500 अरब रुपया, अब इनसे खाली इस तरह नहीं ना चीजों को देखना। केपी का वफाक ने 1500 अरब रुपया देना है, अगर वो वफाक केपी को दे दे, जो कि सीएम केपी बार बार मांग रहे हैं वफाक से, अगर वो पैसे दे दिए जाए तो वो केपी की डेवलपमेंट के ऊपर लगे और थोड़ा सा चीजों में वहां पे आसानी हो, पहली चीज। अब एक तरफ आप ये पैसे नहीं दे रहे, मैं थोड़ा सा आज डिस्कशन को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, एक ही बात बार बार की कमेटी में आए नहीं आए, इससे आगे भी कोई बात होनी चाहिए। शुगर का इस मुल्क में एक बहरान है। अब वहां पे जब लोग बैठे हुए हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत में जो लोग जरदारी एंड शरीफ जो बैठे हैं, ये तो सारे माल बनाने पे लगे हैं, शुगर मिलों के मालिक हैं। अब आपने दबा के पहले शुगर मुल्क से बाहर भेज दी है, उसके बाद आप शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले भेजने में पैसे कमाए जा रहे हैं, फिर मंगाने में पैसे कमाए जा रहे हैं। तो लोग फिर हुकूमत की सीरियसनेस भी देखते हैं कि हुकूमत तो किसी और कामों में लगी हुई है। इससे पहले गंदम का स्कैंडल था, मोहसिन नकवी साहब ने 450 अरब रुपए की गवर्नमेंट, जब वो सीएम थे, 450 अरब रुपए की वीट मंगा ली यूक्रेन से, पंजाब के जमींदारों से ने अपनी गंदम सड़कों पर रख के रोली, उनसे ली नहीं। अब आगे गंदम का बहरान भी खड़ा होगा। और मियां साहब, प्रोग्राम में आगे चल के इन इशू पे डेफिनेटली हम बात करेंगे, पूरा इस पे आपको टाइम देंगे इस पे बात करने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा माजी में चले जाए ना तो पाकिस्तान तरीके साहब की गवर्नमेंट थी, रुक जाए, शेख रशीद साहब उस टाइम क्या कह रहे थे कि चीनी माफिया ने किस तरह उनको धमकी दी है कि रमजान के महीने में 200 रुपए किलो भी चीनी नहीं मिलेगी, और बाद में ऐसा ही हुआ। वो कौन से माफियाज थे, वो उस टाइम भी कितने पावरफुल थे, वो आज भी कितने पावरफुल हैं। तमाम हुकूमतें उनके सामने सरेंडर कर देती है ना, मतलब वो माजी में भी वही होता रहा है, आज भी वही हो रहा है। लेकिन ये जो कौमी सलामती और ये जो मामला थे, बड़े बड़े अहम मामला थे। देखिए, इस टाइम लोग अपनी जानें दे रहे हैं, फोर्सेस के जवान अपनी जानें दे रहे हैं। शर्मिला साहब कुछ गुजारिश थोड़ी सी सुन लीजिए प्लीज, एक गुजारिश सुन लीजिए। एक और सॉरी, मैंने तो पॉइंट्स छोटे छोटे सिर्फ रेज किए थे, आई वाज हॉपिंग एंड जंपिंग फ्रॉम वन इशू टू अनदर। अब मियां नवाज शरीफ साहब के पास क्या जवाब है? देखें, खान साहब को तो जेल में बंद किया हुआ है, हमारी इन्होंने इतनी भी डिमांड पूरी नहीं की कि खान साहब तो मिल लेते और हम आके सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठ जाते और हम भी अपनी इनपुट दे लेते। हमारे साथ जिंदगी बनाई हुई है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब जेल में जो वहां पे नहीं आ सके? असल में अब उनको, मियां नवाज शरीफ साहब को 3 दफा का एक्स प्राइम मिनिस्टर, चले खान साहब को हम तो ये कहते थे खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के, उनको बहुत एक्सपीरियंस इन चीजों को, उनको भी इसमें शामिल करें, या उनको पैरोल पे वैसे भेज दें या हमें उनके पास भेज दें, हम उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ले लें और हम आके आपकी चीजों को डिस्कस कर लें। वो नहीं किया गया। नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, 3 दफा के वजीर आजम है। क्या उनका काम सिर्फ यही है जो मरियम नवाज साहब ने उनको पंजाब की वो जो बनाई है कि हेरिटेज कमेटी, वो पैटर्न चीफ बना दिया लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी। अब नवाज शरीफ साहब का तो इस्तेमाल सिर्फ इतना ही रह गया। वो क्यों नहीं असेंबली में आते?
उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वो शायद अब मियां नवाज शरीफ साहब को जब ये इलेक्शन में धांधली का प्रोग्राम बना था, उस वक्त शायद उनको लगता था कि वो वजीर आजम बने। बाद में उन्होंने सोचा जब मुझे वजीर आजम ही नहीं बनाना था, तो मैं असेंबली में जाकर अपोजिशन की बातें क्यों सुनूं, जो वहां पे अपोजिशन वाले बोलेंगे कि मियां साहब आप तो अपनी सीट भी हार गए और जिंदगी के इस हिस्से में जाके अब आपने ये बिला वजह की धूल अपने सर में क्यों डाली। अब वो शर्मिंदगी के हमारे वहां पे आते नहीं है। ये तो इनकी सीरियसनेस है। नवाज शरीफ साहब को तो पहले ले आए, ये नहीं, पीटीआई से सवाल उनको भी आना चाहिए। बड़ा बड़ा कौमी मसला है, जितने नहीं। और अली अमीन और सबको आना चाहिए। चले, ये शर्मिला साहबा को शामिल गुफ्तगू करने दें, फिर आपसे दोबारा मैं आ रहा हूँ। शर्मिला साहबा, एक तरफ हम देख रहे हैं फोर्सेस के लोग अपनी जानें दे रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कंसेंसस नहीं डेवलप हो पा रहा। कमेटी इजलास में एक बात होती है, सूबे के चीफ मिनिस्टर जो फ्रंट लाइन सूबा है वो मुख्तलिफ नौइयत के बयान दे रहे हैं, तो कैसे मतलब जो सोल्जर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनका मुराल नहीं डाउन कर रही इस तरह की चीज़ें? देखिए जी, इस वक्त तो तमाम सियासी इख्तलाफात भुला के, तमाम रंजिशें भुला के, तमाम इशूज़ एक तरफ रख के मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की बका के लिए सबको एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। और हमारे क्या इशूज़ हैं, दीगर जमातों के क्या इशूज़ हैं, दे आर मीनिंगलेस, ये इर्रेलेवेंट है। इस वक्त हमें लोगों की जानें बचानी है, इस वक्त हमें मुल्क की सालमियत की बका की जंग लड़नी है। इस वक्त तो और कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। तमाम चीजें भूल जाएं। जब आपके घर में आग लगी होती है ना, तो फिर आप ये नहीं सोचते कि मैं उससे बात करूंगा कि नहीं करूंगा, या मेरे उस ताल्लुकात कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, या मेरे हिस्से की कितनी जायदाद है या उसके हिस्से की कितनी जायदाद है। उस वक्त तो आप घर में से आग बुझाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलके कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो ये बड़ी अफसोसनाक बात हुई कि नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग के अंदर इन्होंने शिरकत ही नहीं की और ये शराइत रखी कि जनाब इमरान खान को पेरोल पर रहा करें। देखिए, मुल्क से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई जमात, कोई शख्स, कोई सियासी जमात, नथिंग इज बिगर देन द नेशन। इस वक्त नेशन बिल्डिंग की जरूरत है। वो लोग जो बेचारे शहीद हो रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी लवाकिन से पूछें कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। जो आपके मसल्ला अफवाज के लोग जो अपनी जान का नजराना दे के इस मुल्क की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं, आप उनसे पूछें कि वो किस तरीके से लड़ रहे हैं। उनके खानदानों से पूछें कि कितनी दुआएं और कितनी कुर्बानियां दी जा रही हैं। तो इस वक्त तो ये सारी चीजें बेमायने हो जाती है ना। कोई और चीज पे तो बात करने की इस वक्त जरूरत है ही नहीं। फर्क नहीं पड़ता ना, इट डजंट मैटर। आपका मुल्क हालत जंग में है, आप इसको माने ना माने। आपके 2 सूबे जो हैं वो इस वक्त जल रहे हैं। ये जो जाफर एक्सप्रेस का जो सानेहा हुआ है ना, मेरे नजर में तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल से के बराबर का सानेहा है। मतलब जिस वक्त ये ट्रेन हाईजैक हुई थी और मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था, और जब तक इनकी रहाई नहीं हुई तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम जो है एक सकते के अंदर थी कि किस तरीके से अल्लाह ताला इनको बचाए और हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज जो लड़ रही हैं उनको कामयाबी अता करे। इस पे तो और कोई बात होनी नहीं चाहिए। इस वक्त तो आपको लड़ना है हार्ड स्टेट या सॉफ्ट स्टेट। देखें, बंदूक उठाने वाले और कत्ल करने वाले, जो मासूम लोगों की कत्ल करते हैं, वो ना इंसान है और ना उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और उनको आईनी हाथों से आड़े लेने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान को ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान के पास सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान कमज़ोर है और पाकिस्तान अपनी दिफा नहीं कर सकता। और ये मैसेज जाना चाहिए सबकी तरफ से। ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन इसके लिए एक कंसेंसस जो है वो डेवलप करना होगा। पहले चलें कोस्तानी साहब, एक आपकी जमात की जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई गवर्नमेंट है कि वहाँ पे माजी में हमने देखा इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निशाना बनी है, उसका ANP सबसे ज़्यादा उसकी वजह से इफेक्ट हुई, उनकी मरकज़ी क़यादत जो है उसको एलिमिनेट कर दिया गया इस पूरे जो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ उसके बाद। तो एक ये खौफ का आंसर है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो इसलिए वहाँ पे किसी ऑपरेशन की उस तरह से हमायत नहीं कर रही, इसलिए वहाँ पे डायलॉग की बात कर रही है। देखिए, पहली बात ये, मेरे जो भाई थे उन्होंने बात की नवाज शरीफ साहब के हवाले से। पहले इन्होंने मुतालबा किया कि एक नायल शख्स, नालायक शख्स इमरान खान को आप पैरोल पे आज़ाद करें, जो ना इस वक्त MNA है ना काउंसलर है, वो एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम है, और उसके मुतालबा करना कि वो आएगा तो हम आएंगे। तो मैं समझता हूँ इनकी संजीदगी और उनकी गैर जिम्मेवाराना पॉलिसी जो ये कौम के सामने आ गई है कि इस कौमी मामले पे भी ये बैठने के लिए तैयार नहीं है। और ये सिर्फ इस वक्त अपोजिशन में नहीं, जब हुकूमत में ये शख्स था तब भी इस किस्म के इजलास में वो नहीं बैठता था। तो उसको कोई इस मुल्क की दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाले एक्शन पे या पाकिस्तान के मामलात पे उसको कोई दिलचस्पी नहीं, ज़ात अना उसकी ज़्यादा है। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं आए। भाई, आप जब दावा करते हैं कि हम बड़ी जमात हैं, हम KPK में हमारी हुकूमत है, हमारे सबसे ज़्यादा MNA, तो आपकी ज़िम्मेवारी आप अपनी पूरी करो।
नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरबराह हैं, उसके नामिनेट वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, वो उस इजलास में उसको लीड कर रहे हैं। तो आपका ये मुतालबा, एक तरफ पहले एक मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ फिर बाद में आप इजलास के बाद ये आके प्रोपेगेंडा करते हैं, तो मैं समझता हूँ इनका बनता नहीं। जो बात आप कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड का हिस्सा निकाल लें कि इमरान खान साहब हमेशा तालिबान के हामी रहे हैं उनके दफातर खोलने के लिए, और अपनी हुकूमत में इस दहशतगर्दी का जो जिन था बोतल में खोला है तो वो पीटीआई ने खोला है। उनको वापस केपीके में बुलाया और 102 खतरनाक मुलजमान को सदर ममलकत आरिफ अलवी के साइन से उनको आज़ाद किया गया। तो उनकी जो 4 साल की पॉलिसी वो हमेशा उसकी पॉलिसी ये रही है, और आज भी आज भी वो सोच के हमारे, और जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ तो ये वो लोग भारतीय मीडिया की कैंपेन चला रहे थे, जो भारत की मीडिया चला रहे थे। इनकी सोशल मीडिया आज भी इदारों के खिलाफ वही बकवास और वही प्रोपेगेंडा करती है जो वो करते हैं। तो ये इनकी सोच, और ये हमेशा इनके हामी रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो कत्लेआम करे, जो इस मुल्क को कमज़ोर करे, उनके साथ आप जो नरम रवैया रखें। तो ये इनकी सोच है और इनकी हमेशा पॉलिसी रही है। ठीक है, ठीक है। अब ये एक नया इल्ज़ाम आप सुन ले। एक तो इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डर है कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना ना बने। सेकंड, वो कह रहे हैं आप लोगों ने उनको लेकर आए अपने दौरे हुकूमत में, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, दोबारा उनको सेटलमेंट किया। मुझे तालिबान की जानिब से अगर वहाँ पे किसी किस्म का ऑपरेशन होता है तो उसकी रिटेलिएशन तो आएगी ना। वहाँ जो ऑफिशियल्स होंगे, माजी में हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ पे क्या हुआ, एएनपी के साथ वहाँ पे क्या हुआ। तो ये जिस तरह डर है हुकूमत को वहाँ की कि वो चाहती नहीं कि इस तरह का ऑपरेशन। अब ये एक नया इल्जाम भी सुन ले, वो कह रहे हैं जनाब अली सरफराज साहब कि आप लोग लेकर आए, बसाया उन्हें, तो इसलिए आप नहीं चाह रहे कि उनके खिलाफ ऑपरेशन हो। शहबाज शरीफ साहब के साइन के साथ पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये बात जरूरी है। इनको तो हिस्ट्री का भी नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब के साइन के साथ इनकी सेटलमेंट हुई है यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी बात, ये नालायक कहते हैं, नालायक ये लोग हैं, ये जो चोचू मरबा बैठा हुआ ना, ये छोटी छोटी जमातें इकट्ठी करके जो मुसल्लत की हुई हमारे ऊपर, ये नालायक हैं जो हुकूमत में, जो मुल्क में बाहर फिर रहे हैं, निहारियां खाते फिर रहे हैं, और इनके पास टाइम नहीं है कौमी असेंबली के अंदर आके बात करने का। इमरान खान को पैरोल पे छोड़ने की बात किसने की है भाई? ये पैरोल पे नहीं भी छोड़ते, वो तो चलो एक सिर्फ बात थी। हमें आपने इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया? हमें आप इमरान खान से, आप एक तरफ कहते हैं कि मुल्क में आग लगी हुई है और इस वक्त ये बात नहीं होनी चाहिए, इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये जो नून लीग वाले बैठे, देखें इनकी सियासी बकाया, इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, दोनों का। इनकी सिर्फ एक ही सूरत में बकाया है कि पीटीआई को फौज से लड़ा दो, और ये सारा दिन बैठ के इस किस्म के, इनको तो मौत पड़ जाती है ये देख के कि कहीं पे नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग के अंदर ये जो अगर जरा सी को पीटीआई की लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई के लिए हुकूमत किरदार अदा कर रही है कि आपको जो सोशल मीडिया है जिसके बारे में पार्टी की मेन लीडरशिप है उनको भी ग्राहक हो गया है, बारी पीटीआई तक मामला पहुंचा रहे हैं कि थोड़ा वहां पे रिस्ट्रेन, जरा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। आदिल साहब, सोशल मीडिया एक आजाद चीज है। करोड़ों लोग बैठे ट्वीट्स करते फिरते हैं, वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। वो एक जनरल पब्लिक की ट्वीट्स आती हैं, किस को जाके आप रोकेंगे? लोगों के दिलों में जो बात होती है वो लोग कही जाते हैं। अभी एक आजाद प्लेटफॉर्म, लेकिन वो तीन अकाउंट्स पे खदशात है ना जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। 3 नाम भी सामने आ गए, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि किन के जरिए वो सारा मुआद, अलीमा खान साहिबा मुबैना तौर पर उनका नाम आ रहा है कि उनके जरिए मुआद बाहर भेजा जाता है। आदिल साहब, मुबैना कोई चीज नहीं होती। मुबैना सिर्फ एक ड्रामा होता है कि मुबैना तौर पे ऐसे कहा गया। मुबैना का ना बाप होता ना माँ होती है। मुबैना तो चीज ही कोई नहीं होती। अब जो चीज मर्जी आप उठा के पीटीआई पे तुम, ये गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस पे बात नहीं करेगी, ये महरूमी पे कोई बात नहीं करेगी। हमें कहेंगे जी आपने ये जब ये जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ था, आपके ख्याल में हमारे दिल के आंसू, हमारा खून के आंसू दिल नहीं रोया? हमने दुआएं नहीं की? हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन कौन है? और अगर ये हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन है तो लोग इनको वोट क्यों नहीं देते? सारा पाकिस्तान अगर इमरान खान को और पीटीआई को मुहब्बे वतन समझता है, और 8 फरवरी को लोगों ने इस बात का सबूत भी दे दिया है। आप 4 बंदे असेंबली के अंदर बैठे कही जाए हम बड़े मुहब्बे वतन है, पीटीआई जो है वो फौज के खिलाफ है। क्या ड्रामा है, क्या बकवास है, ये फजूल किस्म की एक बात। चलिए ये तासुर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में खुद जाहिर करना है ना। आप काउंटर कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह के इकदाम करें जिससे जो हुकूमत की जो साजिश है आपके खिलाफ वो नाकाम हो जाए। ये तो आपने बस ये सियासी बात खुद से चीजें अपने लिए ठीक करनी है ना, एनवायरमेंट खुद से पैदा करना है अपने लिए। इस बारे में आदिल साहब, हम इस बारे में इकदाम करेंगे, लेकिन ये भी सारा फोकस इस चीज पे करने के बजाय सिंध वालों को जाके जवाब देना। सदर साहब ने जिनके सिग्नेचर से 6 नारे निकली हैं, वो सदर साहब जाके असेंबली के अंदर आके तकरीर करते हैं कि मुझे तो पता ही कोई नहीं। जाके ये हुकूमत में भी इकट्ठे बैठे हैं,
ये सारा दिन कौम को बेवकूफ भी बनाने पर लगे हुए हैं, ये गंदम के अंदर भी माल बनाने पर लगे हुए हैं, चीनी में दोनों खानदान मिलकर माल बनाने पर लगे हुए हैं। केपी के वफाक ने पैसे देने हैं, वो नहीं देने को तैयार। पीटीआई को ये फौज लड़ाने के चक्रों में है, इनकी तो सियासत ले दे। ये शर्मिला साहब इस का जवाब ले लेते हैं। शर्मिला साहब, क्यों लड़वाना चाहते हैं आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट के साथ? मतलब ये आप लोगों की साजिश है, या आप लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतर हो? हालांकि वो बड़ी अच्छी जमात है, वहां से किसी किस्म के अकाउंट्स जो मवाद आ रहा है सोशल मीडिया पे वो नहीं आ रहा, सब चीजें बेहतर हैं, लेकिन आप लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए जी, हमारा तो इनके साथ कोई इशू है ही नहीं, ना हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक है। इनका ताल्लुक है हुकूमत के साथ, ये ऑपोजिशन है, हुकूमत का काम है इनको इंगेज करना। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है तो देखिए, उनके खिलाफ किसी को साजिश करने की जरूरत है नहीं, ये अपने खिलाफ खुद ही साजिश करते हैं। आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी थी, मुज़ाकराती कमेटी, स्पीकर साहब की सरबराही में, बड़ी अच्छी चली, नशिस्तें हुई, बैठे हैं, और जब हुकूमत की तरफ से जवाब आने की बात हमने कर दिया, ये देखे और सुने बगैर कि हुकूमत का क्या जवाब है। फिर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इनकी जमात चला कौन रहा है। इनकी जमात हलीमा बीवी चला रही हैं, बुशरा बीवी चला रही हैं, इमरान खान चला रहे हैं, या बैरिस्टर गौहर चला रहे हैं, वी डोंट नो। 26 नवंबर को इतनी डिसऑर्गेनाइजेशन थी इनकी कॉल और फेल के अंदर कि इनको खुद समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन जो आपकी बात से तासुर है, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, आप कह रहे हैं कि अगर इंगेज नहीं होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो विदाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लान बन रहा है उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो वायबल हो पाएगा? वो कितना देर पा होगा अगर इस तरह का कोई प्लान करती भी है रियासत? तो आदिल साहब, मेरी बात सुने ना, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा आसान है, अगर इनका किबला दुरुस्त नहीं कर पाया तो फिर वो कौन सी चीज है जो करेगी? अगर इनका मुतालबा ये है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और ये मामला है, तो फिर तो कोई बातचीत नहीं रह जाती ना। शर्मिला बीबी, मादरत के साथ आप आगे इसके अलावा की सालमियत से बढ़ के और मुल्क की सालमियत के आगे आप किसी शख्स को तरजीह नहीं दे सकते। आपको इस वक्त तमाम चीजें, इमरान खान डजंट मैटर, nobody matters, I don't matter, you don't matter, nobody matters। इस वक्त पाकिस्तान मैटर्स, और पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है, हम एक हालत जंग में है, whether you accept it or you don't। देखिए, वहाँ बहुत सारी बातें हुई, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें हुई। आपके सूबे के अंदर दहशतगर्द हैं, आपके सूबे में लोगों को दहशतगर्द चुन चुन के कर रहे हैं। These are not numbers, ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये जिंदा इंसानों की बातें हो रही हैं, ये फैमिलीज की बातें हो रही हैं, आपके पाकिस्तानी भाई बहनों माँ बच्चों की बातें हो रही हैं। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद बात कर रही हैं कि आपने अभी कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से रेलिवेंट नहीं रही, ये भी जवाब लेंगे, और मियां अली सरफराज कुछ कहना चाहते हैं उनसे पूछेंगे, उससे पहले ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले बात होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से रेलिवेंट अब नहीं रही, मतलब उस तरह मकबूलियत या इस्तेमाल उस तरह नहीं कर पाई। अली साहब, एक तो आप शर्मिला साहब को रिस्पॉन्ड जो करना चाहते हैं, इसमें ये भी ऐड कर लें कि उस तरह से अब जलते जुलूस रैलीज नहीं हो रही, तो शायद हुकूमत भी कहीं मुतमईन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से खतरा नहीं रही हुकूमत के लिए। वो जनाब ये ड्रामे करते हैं, इनका ख्याल है कि सिर्फ बार बार ये बात करते हैं कि जी इस फलाने रेलिवेंट नहीं रहा, इस वक्त मुल्क में आग लगी हुई है, ठीक है मुल्क में आग लगी है, आगे चले, कोई और बात भी करे कि हमने सिर्फ ड्रामाई अंदाज में यहाँ पे सारों ने बैठ के बातें करनी है। इस वक्त जरूरत यह है कि मुल्क के जो 2 अदद एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जिनमें एक इनका अपना प्राइम मिनिस्टर जिसको उन्होंने डिस्कार्ड करके आसारे कदीमा पे लगाया हुआ है, उसको भी बुला लें असेंबली के अंदर, और जिसका भी कोई एक्सपीरियंस हो, 3 दफा वजीर आजम रहा है पाकिस्तान का, बुला ले, शायद उसको भी कुछ 4 हो उसके पास छोटी मोटी कोई इनपुट। वैसे इनको तो यकीन नहीं रहा, पर मुझे शक है कि शायद उनके पास भी कोई 2 लफ्ज हो बोलने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए। और दूसरे वजीर आजम को या तो वहां से बुला के एंगेज करें, नहीं तो उनकी जमात को उनके पास जाके एंगेज कर ले, उनको हमारी मुलाकात करा ले, जो एक रूटीन मैटर है। एक ही बात करी जाते हैं जी, हम किसी ने कह दिया, वो एक तजवीज़ वीडियो लिंक वाली भी आई है, अगर एपीसी होती है ईद के बाद वीडियो लिंक पेश कर दें, उस पे पाकिस्तान तरीके से मान जाएगी। सर मैं बात का पहले जवाब दूंगा। पहले तो मुझे बताया ना, ये जो रंगबाजी सारा दुनिया होती रहती है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान कोई नहीं है, तो कभी पीटीआई ने नहीं कहा, कोई इंसान का बच्चा ही कह नहीं सकता, ना हमने कहा है ना इमरान खान तो खुद अपनी इस मुल्क के बच्चों के लिए कुर्बानियां देता हुआ वजीर आजम पाकिस्तान, इस वक्त भी वो वजीर आजम पाकिस्तान है, जीता हुआ 98% सीटें, जो जेल में जिसको बंद किया हुआ है, और उसको कह रहे थे इमरान खान नहीं। 8 फरवरी को अगर पब्लिक ने आपको रिजेक्ट किया है, सारे पाकिस्तान से आपको वोट नहीं मिले, 12 सीटों की आप जमाते नहीं रह गए, सिर्फ यहाँ बैठ के टीवी पर ड्रामे करने से तो काम नहीं चलेगा। और केपीके के सीएम ने
क्या पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं किया सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बलिहाज ओहदा? वो गए, उन्होंने मौकफ तो दिया है। सीएम केपीके जो अली अमीन गंडापुर किसी और जमात के, केपीके का ही है ना और पीटीआई का ही है ना। उसने एक बात कही है, उसने कहा जी वहां पे ऑपरेशंस के हमें हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बातचीत से बात बेहतर होती है सिवाय ऑपरेशंस के। ये एक आगे अब एक तरीकाकार है ना जिसको हमने अडॉप्ट करना। हमने सारा दिन बैठ के यहाँ टीवी पे ये दिन कही जाना जाफर एक्सप्रेस को आग लगी, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मेरा भी रो रहा है, आपका ज्यादा नहीं रो रहा। ये सारी ड्रामा है और कौम को पता है ये किन चक्रों में है। कौम को गुमराह करने लगे हुए हैं, कभी नहरों का फड्डा, कभी कोई फड्डा। मूव ऑन। ये खेलदार साहब से जो इसका जवाब ले लेते हैं। खेलदार साहब ये सुन ले, वो कह रहे हैं मियां साहब से उनको आना चाहिए था, आपको उस तरह से तवक्कुआत होना हो। पाकिस्तान तहरीक साहब को तवक्कुआत है जी, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कोई अच्छी तजवीज़ उनकी जानिब से सामने आ सकती थी। अभी वो बलोचिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छा ना होता कि वो शामिल होते। और आगे जो APC आ रही है, जिस तरह बात कर रहे हैं कि तमाम जो बड़े लोग हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रखते हैं पाकिस्तान में, तो उनको सबको बुलाया जाए। बात यह कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है और उसी के नामिनेट इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, वही फैसले कर रहे हैं, उसकी आशीर्वाद उसको हासिल है, वो मुशावरत उसको शामिल है। मगर आप लोग जो कौमी सलामती कमेटी में नहीं आते, आप किस वजह से फिर कहते हैं कि हम APC करेंगे और सबको बुलाएंगे? भाई आपका ये फोरम नहीं है, आपको इख्तियार नहीं है। आप भले फार्म 47, आपका अपोजिशन लीडर फार्म 47 पे स्टे पे बैठा हुआ है, आप लोग खुद मैंडेट चोर हैं 2018 से चोरी करते हुए फार्म 47। मगर ये बात आपको आज भी याद रखना होगा, इमरान खान एक नायल और मुजरिम सजा याफ्ता मुलजिम है, मुजरिम और सजा याफ्ता मुलजिम है। उसकी हैसियत ना काउंसलर बनने की है, ना वो पार्टी के चेयरमैन है, ना वो बन सकते हैं। तो इमरान खान को उसी हैसियत में रहने दें। हाँ, नवाज शरीफ साहब कल भी पाकिस्तान के सियासत के जो है वो सुल्तान थे, आज भी हैं, जिसको आज आप मान रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे हैं नवाज शरीफ इस मुल्क के सियासी बादशाह है। मैं बिल्कुल रियलाइज नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं तो ये बात आपकी ठीक है, आपने तस्लीम किया है, आप तस्लीम कर रहे हैं। मगर इमरान खान कुछ भी नहीं है, इमरान खान कुछ नहीं है, इमरान खान कुछ नहीं है, इमरान खान हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। नवाज शरीफ सब बिल्कुल है, आप ठीक कह रहे हैं। तो बुला लेना भाई, आप इस काबिल खुद नहीं समझते, हमने मना किया नवाज शरीफ को आने से, तो बुला लें। ठीक है भाई, नवाज शरीफ के नामी वजीर आजम बैठे हुए थे, हमारी पार्टी के सीनियर लोग बैठे हुए थे, हमारी पूरी सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी, पूरी जमात हमारा हम आपकी तरह आप तो इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं, आप तो उन शोधा के खिलाफ हैं, आप तो कुर्बानियां देने वालों के साथ खड़े हुए हैं, आप दहशतगर्दों के बयाने के साथ खड़े हुए हैं, आप दहशतगर्दों के बयान के साथ खड़े हुए हैं, आप भारतीय मीडिया के साथ खड़े हुए हैं। हम शोधा के खिलाफ हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ऑपरेशंस ने पास्ट में फायदा नहीं दिया और बातचीत हमारा आप नहीं है तो 9 मई आपने नहीं किया, शोधा की तस्दीक नहीं की। 9 मई किसने किया था? आपने 9 मई नहीं किया, आपने 9 मई की, आपने शोधा की तस्दीक नहीं की, आपने मुझे नहीं गिराया। सबको पता है 9 मई किसने किया, आपको भी पता है, आपने किया। आपने अपने किराए के टट्टू भेजे हुए थे 9 मई को, सारे किराए। हमें पता है इमरान खान ने क्या है, हमें पता है इमरान खान ने क्या है, उसके सबूत मौजूद है। आपने अदालतों में साबित करना है, अगर आप बेगुनाह हैं अदालतों में आप साबित करेंगे। आप जवाब देंगे 9 मई का, इमरान खान जवाब देगा 9 मई का। करवाया आप लोगों को साइडलाइन पे करने के लिए। चले, आपकी बातों में मुमासलत नहीं है उस तरह से। चले शर्मिला साहब के पास जाने हैं मुझे। शर्मिला साहब, 9 मई पे बात हो रही है, राना सलाउल्लाह कह रहे हैं कि बानी PTI इस पे अगर माजरत कर लेते हैं और सदके दिल से माजरत कर लेते हैं, मैं नियतों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन उनका जनाब ये मौक़िफ़ है, एक तजवीज़ है, तो उसके बाद मामला आगे बढ़ सकते हैं। किस चीज पे माजरत करनी है जी? राना सलाउल्लाह कह रहे हैं 9 मई पे माजरत कर ले बानी PTI, वो भी सदके दिल से माजरत करें। चलें, ये शर्मिला साहब से जवाब लेंगे। जी शर्मिला साहब, जिन्होंने चोरी किया वो माजरत करे, जिनका तल्लक ही कोई नहीं है वो किस बात की माजरत करें? हाँ, शर्मिला साहब, 9 मई को कंडेम करते हैं। माजरत करने से क्या मुराद है? कंडेम करते हैं, हम इनको कंडेम करते हैं जिन्होंने किया और करके दूसरों पे थोपा। हम बहुत बुरे तरीके से कंडेम करते हैं 9 मई को, बहुत बुरा हुआ 9 मई को, लेकिन जिसने किया माफी वो मांगे बजाय कि वो तजवीजें दे। चले ठीक हो गया। शर्मिला साहब, क्या रिस्पॉन्स करेंगे प्लीज? सबसे ज्यादा 9 मई का फायदा किसको हुआ है? PTI को तो कोठी पड़ी है। शर्मिला साहब, इस पे मैं क्या जवाब दूं आपको आदिल साहब? व्हाट डू यू वांट मी टू रिप्लाई? आपको जवाब तो मिल गया ना इनका। डू यू स्टिल थिंक कि इनसे फिर बातचीत की जा सकती है या एनी सेंस कैन प्रिवेल विद देम? आई डोंट थिंक सो। चले थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। अब ये बता दें कि अवामी मसाइल यहाँ पे पाकिस्तान में जिस शिद्दत के साथ
इनकी 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 सियासत ही कुछ और है, इनकी सियासत अवाम शकीला की साहिबा, खिदमत नहीं आपकी है, जमात को मार पड़ी हो इनकी ना बिला सियासत ही वजह, कुछ मैं और है। पूछूं शिद्दत कहाँ से आती है? ये किस किस्म की सियासत है कि एक जमात को क्रश करने में आप लोग लगे हुए और हर वक्त एक सिर्फ तो एक तमाशा लगाने के लिए एक नैरेटिव बनाने अली के साहब साथ उनको 9 मई हो गया, मियां साहब 9 उनको मई हो गया। रिस्पॉन्स करने दें पहले शर्मिला साहब को, प्लीज शर्मिला साहब। देखिए आई रियली फील के इनकी देखिए अच्छा बुरा वक्त हर जमात के ऊपर आया है, हमारे पे भी आया कि हमें हमारी जमात को क्रश करने की कोशिश नहीं की गई। आपको याद नहीं कि बीबी साहिबा 16 मेंबरान के साथ नेशनल असेंबली के अंदर बैठी थी ना, बिल्कुल। और वहां से जद्दोजहद शुरू हुई और फिर जाके अगले टर्म में वो प्राइम मिनिस्टर बनी, और उससे पहले क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी नहीं चढ़ा दी गई थी बेगुनाही में? और आज 44 साल बाद जो है ये फैसला किया गया कि जी वो गलत था, जो कि हमें पता था कि अदालती कत्ल था। इनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है जो हमारे साथ हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था जिस वक्त पाकिस्तान जल रहा था, 2 लख्त हो जाता पाकिस्तान अगर उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ना खड़े होते ये नारा लगा के, और कौम को और इस मुल्क को इलेक्शन में ना लेके जाते। मियाँ साहब को भी उन्होंने कायल किया इलेक्शन में जाने के लिए, क्या होता? आमिर बैठा रहता, क्या क्या बिगड़ जाता? वो 10 साल क्या 20 साल और आप लोग जब ये कभी नहीं करते ना लगाया ये पीपल्स नारा। पार्टी वाले, तब दुख होता है। नून लीग तो हिस्टोरिकल पॉलिसी है। पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ ये जुल्म हुए, तो पीपल्स पार्टी आज कैसे इनके साथ खड़ी है? तकलीफ ही पीपल्स पार्टी की है, दुख ही आप लोगों पे होता है। साथ कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, आज उस जुल्म का हिस्सा आप लोग खुद बने हुए। जान जान के फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर करके किसी को नुकरे लगाने के चक्करों में लगे हुए। पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है। बड़ी डेमोक्रेटिक जमात होती थी एक जमाने में। आप लोगों ने अपनी जमात भी खत्म इनके चक्करों में लाके, नून लीग के पीछे लाके खत्म किया अपने आप को। बात यह है कि जब 2024 के इलेक्शन हुए तो हम तो सबसे बात करने को तैयार थे, ये आ जाते हमारे पास हुकूमत साजी के लिए, हम इनके साथ बैठ के हुकूमत बना लेते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। हमारी तो सीसी ने फैसला किया कि हम हर उस जमात से बात करेंगे जो हमसे बात करेंगे। आपके पास एक सुनहरी मौका था, आप इस वक्त भी पार्लियामान के अंदर सबसे बड़ी जमात हैं, आप आते हमारे साथ बात करते, हुकूमत साजी करते, तो फिर तो नून लीग जाके अपोजिशन में बैठती, आप तो हुकूमत में होते। लेकिन आपने कहा हम तो बात ही नहीं करेंगे, आपने बात करनी है सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि आपको सिर्फ चाहिए एनआरओ और आपको सिर्फ चाहिए कि एम्पायर की उंगली उठे और हम इक़्तिदार में आ जाएं। आपने अवाम के वोटों की कोई कदर नहीं करनी है, मसला ये है। हमने तो कभी नहीं कहा। कोस्तानी साहब, एक तो आपको मुबारक हो जनाब, आप कैबिनेट में आए हैं, आते ही सैलरीज जो हैं वो बढ़ गई हैं। कहाँ 1,80,000 से 5,19,000 पे आपकी सैलरी पहुंच गई है। एक आम आदमी का तो हुकूमत सोच नहीं रही, लेकिन जो अशराफिया है वो अपने लिए ही सारे मामला कर रही है, अपने लिए ही कह लें कि काबीना से मंजूरियाँ हो रही हैं। देखिए, पहले मैं इन भाई का जवाब दे दूं कि इनके जुल्म हो रहा है। मैं इनकी फस्तायत और इनकी फ़रौनियत, जो इमरान खान एक फ़रौन बन के 4.25 साल इक़्तिदार में बैठा रहा, मरियम नवाज को अपने वालिद के साथ जेल में इन्होंने गिरफ्तार किया। सिर्फ जेल में गिरफ्तार नहीं किया, जिस अकूबत में जिस तरह इन्होंने उनको रखा, जिस तरह ये सब कुछ किया, तो इनकी फ़रौनियत और इनकी फस्तायत सब कौम के सामने है कि ये किस तरह ये चाहते थे कि अपोजिशन को मैं दीवार से चुनवा दूं, उनको ख़त्म कर दूं और मैं एक बादशाह बन के बैठ जाऊं। ये फ़रौनियत हमने देखी है। आप कह रहे हैं हमसे कोई आपसे जुल्म नहीं हो रहा है। अगर आप 9 मई करेंगे, अगर आप 25 और 26 नवंबर में आके रेड जोन में खून रेजी करेंगे, तो आपको साथ इसी तरह निपटा जाएगा। इंतशार और फसाद को कोई इजाज़त नहीं है इस मुल्क में। आप सियासत करें, ये हो गया आपकी बात। आप चाहते हैं मुबारकबाद तो कबूल कर लें, आप कैबिनेट में शामिल हुए हैं, सैलरीज माशाल्लाह बढ़ गई हैं। इशराफिया अपने बारे में सोचे, एक आम आदमी के लिए वही आटा चीनी दाल वो मसाइल अभी कोस्तानी साहब मौज, ये जरा मुबारकबाद दिया सर, वो जरा कबूल कर लेते उनको। अली भाई मैं भी मुबारक देना चाहता हूँ। मुबारक मुबारक दे रहा हूँ। कोस्तानी साहब मौज करें, जाफर एक्सप्रेस हम खुद ही देख लेंगे, आप पार्टी करें। कोस्तानी साहब, वो दहशतगर्दी हम खत्म करेंगे। आप तो नहीं चाहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो। जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ है, उसको हमारी अफवाज ने उसको नाकाम बनाया, उसको हमारे शहरियों की जिंदगी कीमतें बचाई। आप लोगों ने उसी भारतीय मीडिया के साथ के बैठकर दमालें की, आपने मजम्मत तक नहीं की। वो आप जो करना है करते रहे, मगर हम उस इंतशार को, फसाद को, उस दहशतगर्दी से निपटेंगे, उससे निपटेंगे। जो मेरे भाई एंकर साहब का सवाल है कि देखें, पहली बात यह है कि MNS की तनख्वाह बढ़ी है, ये बढ़नी चाहिए। मैं ज़ाती तौर इसके हक में हूँ। 2.25 लाख में किसी MNA का कोई जो गुजारा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि MNS को कोई तनख्वाह ना मिले। जाहिर है वो उस पर सिर्फ पीपल्स पार्टी
मुस्लिम लीग नून, मगर पीटीआई ने उसकी हिमायत की। वाहिद ये कानून है, वाहिद ये मराहत की चीज़ें, ये मराहत तो सब लेते हैं मगर बाहर आके कहते हैं, इनकी साइन मौजूद है, इनके सब इत्तेफाक से ये फैसले हुए। मैंने तो कोई साइन नहीं किया सर, यही तो हम बात कर रहे हैं कि मुल्क की जो इशराफिया है, आपकी पार्टी ने किया है, आपकी पार्टी ने किया है, अपनी मराहत उसके लिए आप लोग एक साथ हैं, लेकिन जो पब्लिकली जो मामला है उस पर आप उस तरह से मतलब बात नहीं करते। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है से पूछेंगे कि काबीना की तनख्वाहें बढ़ी हैं। एक ब्रेक की जरूरत बढ़ने, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी काबीना की जो तनख्वाहें बढ़ी हैं, जो खुद उन्होंने अपने लिए ही तनख्वाहें बढ़ाई हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। अली सरफराज साहब क्या कहना चाह रहे थे? वो कह रहे हैं जनाब, जब अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ती हैं उसमें आप लोगों को भी फ़ायदा होता है, उस पर आप लोग खुश हैं। हुकूमत ने अपने लिए, काबीना ने अपने लिए तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उस पर आप लोगों को मसला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इशराफिया जो है अपने मामला पर आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अवामी मामला पर उस तरह से इकट्ठे नहीं होते। नहीं, हम किसी मामले में भी इनके साथ इकट्ठे नहीं हुए। सारा झूठा। उन्होंने 150 वजीर बना दिया है, तनख्वाहें तो एक बढ़ाई है इन्होंने। इस मुल्क में जितना बर्डन, इन्होंने वजारतों की लिस्ट तो देखे जरा इनकी कितनी है, मराहत कितनी है, आप बताएं कितनी है, वजारतों की लिस्ट बताएं जरा। अली सरफराज साहब कितने वज़ीर हैं? मेरा ख्याल है 25 को वजीर तो हैं, नहीं 55 के करीब पहुंच गया। और बानी पीटीए खान साहब के दौर में एक वजीर ने तनख्वाह नहीं ली है। नहीं, एक मिनट साहब, खान साहब के दौर में कबीना का साइज क्या था? अली सरफराज साहब ये बताएं। एक वजीर ने तनख्वाह नहीं ली है, एक वजीर ने तनख्वाह नहीं ली है। 1 साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक वजीर की साबित कर देंगे। तनख्वाहें क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर तनख्वाहें लेनी नहीं है तो बढ़ा क्यों रहे हैं? गोश्तानी साहब सैलरी बढ़ा क्यों रहे हैं? अगर लेनी नहीं है, आप ले ही नहीं रहे तो बढ़ा क्यों रहे हैं? की क्या जरूरत है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। बढ़ाई क्यों है? एम शुगल के लिए। जब एमएनए की तनख्वाह बढ़ी है, सबने ली है ना। एमएनए की तनख्वाह बढ़ी है तो सबने ली है। कैबिनेट की मैं आपको बता रहा हूं, आज तक किसी कैबिनेट के वजीर ने तनख्वाह नहीं ली है। कल जब लेंगे तो तब आप मेरे से सवाल करना। मैं जब आपको बता रहा हूं टुडे, कोस्तानी साहब, आपकी जमातों ने तो पाकिस्तान को मतलब ये कि 2 लाख रुपए जो एक वफाकी वजीर की सैलरी थी वो कम थी, शायद इसलिए ले रहे थे। अब नहीं लेती, आप 5,19,000 होगी, आप ले लेंगे। आपकी मुखालफत करती। ये तनख्वाह नहीं लेते कि पाकिस्तान वैसे बेच लेते हैं। मेरे भाई से ये तनख्वाहें जो एमएनए की बढ़ी है तो आप लेते हैं ना। चले जवाब दे दीजिए साहब, तनख्वाह आपकी बढ़ गई है, मिलकर बढ़ाई है। जी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। मैं ले भी रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी तरह बढ़ के नहीं मार रहा। इन्होंने बढ़ा दी है, अब जब सारों को मिल रही है तो हमें मना। मैं कब बढ़ के मार रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है। मैं तो इनकार कर ही नहीं रहा। बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, अवामी मसाइल पे आप चले। शर्मिला साहिबा, ये टाइम था सैलरी बढ़ाने का। शर्मिला साहिबा, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आटा, दाल, चीनी, IMF का प्रेशर, सारा वो जो बर्डन है वो एक आम आदमी पे डाल दिया जाता है और काबीना अपने लिए खुद ही अपनी मराहत और तनख्वाहें बढ़ा रही है। सर IMF का बर्डन छोड़ें, ये गंदों में एक्सपोर्ट करने चले शर्मिला साहिबा से जवाब ले लें सर। हुकूमत की, इनके वोटों से हुकूमत कायम है, इनका जवाब आना बहुत जरूरी है। जी, वो तो कहते हैं हुकूमत में नहीं, मौजे भी कर रहे हैं, हुकूमत में भी नहीं। आई डोंट नो आदिल साहब ये कौन शख्स है, लेकिन इज रियली वेरी इरिटेटिंग। ये आपके ही हाउस में रुकने कौमी असम्बली है सर, और वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं मियां अली सरफराज साहब, फैसलाबाद से रुकने कौमी असम्बली है। हाँ, बट ही इज वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि एक मौजब तरीके से शो करना भी इनको नहीं आ रहा है। जिसका जितना वक्त है और जिसको कहा जाता है, जिससे सवाल पूछा जाता है, उसी को जवाब देना चाहिए ना। बीच में अगर इनको बात करने का इतना शौक है तो फिर कौमी असम्बली में कर लेना खुर्रम एजेंसी पे बात, वहाँ तो बात की नहीं जाती इनसे। अवाम के मसाइल पे वहाँ खड़े होकर ये बातें करें ना, ये टॉक शो के ऊपर शेर बनते हैं। देखिए जी, जहाँ तक सैलरीज का ताल्लुक है आदिल साहब, बात ये है कि मैं समझती हूँ कि हर साल जब आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं 10%, आप ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, आप जजेस की तनख्वाहें देखें, आप मीडिया के पर्सनल्स की तनख्वाहें देखें, तो एक पार्लियामेंटेरियन जो मेहनत भी करता है, अवाम के वोट भी लेकर आया। अब तनख्वाह क्या थी? तनख्वाह थी कोई 1,60,75,000 रुपये, जिस पे भी टैक्स कट जाता था। अच्छा, ये जो 5,19,000 भी जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें भी 1.5 लाख टैक्स कट जाना है, तो ये 5,19,000 नहीं मिलना, ये समथिंग कोई मेरे ख्याल है कि वो वाला टैक्स तो मेरी सैलरी से भी कटता है, वो तो एक आम आदमी की जो सैलरी है उससे भी कट के मिलता है। तो ये देखे ना, ये कहना कि 5 लाख वो नहीं, यहाँ पे तकरीबन कोई 4 लाख के करीब तनख्वाह है, और ये कोई बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे
सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका ताल्लुक मुतवासित तबके से है। जब आप इस्लामाबाद जाके रहते हैं ना और आपने अपना गुजर बसर करना होता है, हमें भी बिजली के बिल देने पड़ते हैं, हमें बिजली फ्री नहीं है, हमें भी गाड़ी का पेट्रोल देना पड़ता है, हमें भी मुलाजमीन की तनख्वाह देनी पड़ती है, हमें भी इंटरनेट का बिल देना पड़ता है जो कि आता नहीं है। तो ये खर्चे हम अपनी जेब से नहीं उठा सकते। ये खर्चे जो है हम जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। और फिर वजीर, देखिए मैं ये समझती हूँ कि इस हाउस के अंदर अगर 332 या 36 का हाउस है तो तकरीबन कोई 40-50 लोग ऐसे होंगे जिनको इन तनख्वाहों की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को तो है ना। जिनको नहीं है जरूरत, जो साहिब हैसियत है, वो ना लें तनख्वाह, अपना दिल बड़ा करें, वो ना लें तनख्वाह। वो देख लें जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं या बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं या कोई दूसरा कारोबार है, उनके लिए शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो छोड़ दें 4 लाख रुपए महीना। 336 का ऐवान है, ये 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करता है ना। एक आम आदमी जब ये सोचता है कि जो हमारे नुमाइंदा लोग हैं हमारे लिए उस तरह से कुछ नहीं कर रहे, हमें टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बिजली महंगी की जा रही है, चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, किसान को उसका राइट नहीं मिल रहा, वो कह रहे हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अपने लिए जब अपना मामला आता है तो अपने तो मैं यही तो कह रही हूँ ना, ये जो पीटीआई के भाई मेरे इतना चिल्ला रहे हैं, मुझे याद है कि उस दिन स्पीकर साहब ने कहा कि जिनको ये तनख्वाहें नहीं चाहिए वो मुझे लिख के दे दें, उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। तो ये लिख के दे देना, मेरे सामने कहा था। इनका कोई एक मेंबर था, मुझे नहीं पता था वो उन्होंने कहा था कौन था, लेकिन मुझे बात कंप्लीट करने देना। तो आप लिख के स्पीकर साहब को दे दें कि मैं तनख्वाह नहीं लेना चाहता, ये गलत है, तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। अली सरफराज साहब लिख के देने को तैयार है, आप वो कह रही हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ऑफर की है ना। देखिए मैं दूं बात का जवाब। पहली तो बात है कि शर्मिला साहबा, आपने ये कहा कि ये साहब जो बैठेंगे बड़े इरिटेटिंग है। डू यू नो हाउ इरिटेटिंग यू आर? जब आप असेंबली के अंदर हारे हुए लोग हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है और ये कहते हैं इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये जब ड्रामा आप करते हैं, ये पता है कितनी इरिटेटिंग हरकत है। हम किस दिल से ये बर्दाश्त शानदाना गुलजारा ने शानदाना ने कहा है, शानदाना ने ये कहा है, ये कौम को बताओ, शानदाना ने कहा है ये बात। आप शानदाना को चले। अब अगली बात आई जस्ट वांटेड टू रिस्पोंड। आई एम वेरी सॉरी अगर आपकी दिलदारी हुई है, मैं माजरत चाहता हूं। यू गाइस डोंट रियलाइज। चले माजरत जी आगे बात कर लेंगे, ठीक है। आपको ना उसका डेकोरम मेंटेन करना आता है ना वो तरीकेकार आता है कि असेंबली में बैठते कैसे हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं। साहिबा, आपको बार बार हारे हुए लोगों को उठा के असेंबली में बिठा दिया जाता है, इतनी दफा बैठ के डेकोरम तो आ ही जाता है ना। बस सिर्फ एक चीज नहीं है, पब्लिक साथ नहीं, वोट नहीं है, असेंबली भी है, डेकोरम। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम, ही इज जस्ट सो चले ठीक है, आर्ग्यू की जी। अली सरफराज साहब, मेरी गुजारिश होगी कि जनाब तनख्वाह की बात मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने एक दफा ये बात कही है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली या मैंने वापस की है या मैं करने लगा हूं। मैंने तो एक बात की है, जब 400-500 गरीब पाकिस्तानी असेंबली में बैठे हैं भूखे प्यासे, जिनका गुजारा नहीं चल रहा, जिनके घर नहीं चल रहे, तो मुझे भी तनख्वाह आ जाती तो मुझे क्या जरूरत है वापस करने की? इतने गुरबा के अंदर मैं भी एक शामिल हो जाऊंगा। वो जो बाकी 3-4 लोग भी यही सोचते होंगे कि हमें मिल जाता है तो बस छोड़ दे, बाकी काम आदमी की बात ही ना करें। तो मतलब आप खुद ले रहे हैं, आप अपने ऊपर अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। कबीरा ने जो बढ़ाई है, कबीरा के साइज में भी बात कर रहे हैं, वहाँ सैलरी बढ़ने को भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, अपनी तनख्वाह नहीं छोड़। मैं कह रहा हूं जी, मेरे अकेले की वापस करने से पाकिस्तान तरक्की करता है। चले सोल्यूशन दे दे जी, आखिरी मिनट में एक मिनट आपके पास सोल्यूशन दे दे। क्या होना चाहिए? एक आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा और अरकान असेंबली और काबीना अरकान की सैलरीज वगैरह बढ़ी हैं, एक आम आदमी को उस तरह से कुछ नहीं मिल पा रहा। कोई सोल्यूशन नहीं है जी। इस मुल्क का सिर्फ एक सोल्यूशन है, पब्लिक के जिताए हुए लोगों को असेंबली में बैठा दें, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। हारे हुए लोगों को हार मान लें अपनी और अपने घरों को जाएं। ठीक है, सोल्यूशन दे दें, कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं? चीजें ठीक उस वक्त होंगी जब आप अपनी अना के महवर से बाहर निकलेंगे, जब आप कौम और मुल्क के लिए सियासत करेंगे और आवाम का सोचेंगे। चीज़ें उस वक्त बेहतर होंगी जब आप नेशनल इश्यूज़ पे और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, अपनी रंजिशें भुला के। चीज़ें ठीक होने कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं, कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं हम इंडिया के साथ जो ठीक नहीं होने वाली है। कोई कश्मीर का मसला है जो नेवर एंडिंग है, जो हल शायद ना हो। लेकिन ये जो मामलात हैं मुल्क की सालमियत के, मईशत की बहाली के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सब साथ बैठ जाएं, इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। चलें ठीक है जी, आप तीनों मौजूद मेहमानों का आज के प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। कंसेंसस डेवलप करना होगा इन तमाम इशूज़ के लिए, उसके लिए जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की आम आदमी को, आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बैठना होगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।